हेलो क्लास। आज का जो मेरा टॉपिक है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी असल में ये जो टॉपिक है, यहां से हम लोग सही तरीके से इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि जो हमारे चारों तरफ डुअल नेचर होता है, मतलब कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, उसका जो एक तरीके से कह लीजिए सीड जो स्टार्ट करते हैं, हम लोग यहां से शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से। पहली बार क्लार्क मैक्सवेल ने 19वीं सेंचुरी में बताया था कि जो लाइट रेडिएशंस होते हैं उनके पास दो अलग अलग तरह के नेचर होते हैं, जिसको कहा गया इलेक्ट्रिक नेचर और मैग्नेटिक नेचर। ठीक है। और ये जो डिस्कवरी था उन्होंने इस बेसिस पर किया कि अगर कोई ऑसिलेटिंग पार्टिकल है, और वो एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट का मतलब समझ रहे हैं ना कि उसकी जो वेलोसिटी है पर यूनिट टाइम चेंज हो रही है, और ऑसिलेटिंग का मतलब होता है मूवमेंट करना। तो ऑसिलेटिंग पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां से कुछ रेडिएशंस इमिट होते हैं, और उस रेडिएशन के पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दो अलग अलग तरह के फील्ड होते हैं। उसी के कॉन्सेप्ट पे उन्होंने ये थ्योरी बताई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। उन्होंने कहा कि जो रेडिएशंस इमिट होते हैं किसी भी बॉडी से, वो कंटिन्यूअसली इमिट होते हैं या कंटिन्यूअसली अब्सॉर्ब होते हैं। मैं पहले छोटा सा बात वाले बता दूं आपको कि हमारे चारों तरफ जितनी भी बॉडीज हैं, सारी बॉडीज किसी न किसी फॉर्म में जो है रेडिएशन इमिट करती है। जैसे हमारी बॉडी जो है वो हीट रेडिएशन इमिट करती है या एब्जॉर्ब करती है। जो दूसरी बायोलॉजिकल बॉडीज हैं या नॉन लिविंग बॉडीज हैं, सब जगह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट्स या इंफ्रारेड या माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स, किसी न किसी फॉर्म में रेडिएशंस कंटिन्यूअसली इमिट किए जाते हैं या इमिट होते रहते हैं या अब्सॉर्ब होते रहते हैं। उन्होंने कहा, मैक्सवेल ने कहा कि जो ये रेडिएशंस हैं, ये दो तरह के फील्ड रखते हैं अपने पास, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और यहां देखिए, उन्होंने कहा कि जो रेडिएशंस है, मतलब कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हैं, जिस डायरेक्शन में भागते हैं, बढ़ते हैं, मूवमेंट करते हैं, उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। और इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो रेडी आप देख रहे हैं, असल में इसको आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं आपको थंब रूल दिखाऊं, आपने थंब रूल पढ़ा 10th में, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो लाइन है और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दिख रहा है, और ये इसकी भी परपेंडिकुलर है। आप किसी भी तरीके से घुमाएंगे, ये परपेंडिकुलर ही आपको दिखाई देगा। इसका मतलब ये होता है कि जो रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली प्रोपोगेट करते हैं, पहली बात, और जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे हैं, उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। अगर हम पास्टुलेट्स की बात करें, जिसको आपको नोट करना होता है, तो पास्टुलेट्स ये होता है कि oscillating particle in electric field produce electromagnetic radiations, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट फील्ड, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अगर आप इसको इलेक्ट्रिक बोलेंगे तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और परपेंडिकुलरली ही प्रोपोगेट भी करते हैं, मतलब कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसके भी परपेंडिकुलर और आपस में भी परपेंडिकुलर। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये जो रेडिएशन है ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये लाइन सामने की तरफ जा रही है, और ये जो रेडिएशन है उस तरफ है। ऐसे में तीनों एक दूसरे के क्या हुए, परपेंडिकुलर। ठीक है, हम इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा पास्टुलेट जो है इनकी थ्योरी का, वो ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, दे डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट, मतलब कि इनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ये बिना मीडियम के भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे कैन कम अक्रॉस द वैक्यूम फ्रॉम द स्पेस ऑन द अर्थ।
और यही रीजन है कि वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है या 9th में पढ़ा हुआ है कि जो साउंड वेव होते हैं दे आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वो लॉन्गिट्यूड वेव होते हैं, है ना। जबकि जो ये वेव है ये दे आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करने वाला वेव, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लेंथ में प्रोपोगेट करने वाला वेव, वर्ड का मतलब है, ठीक है। तो जो साउंड वेव होता है उन्हें हमेशा मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, दे ऑलवेज रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट। मीडियम नहीं होगा तो साउंड वेव प्रोपोगेट नहीं करेगा। लेकिन इन्होंने बताया मैक्सवेल ने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं इन्हें मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ये वैक्यूम से भी पास कर सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो फील्ड है ये एक साथ एक स्पीड से या वेलोसिटी से ही ट्रेवल करते हैं, इनकी वेलोसिटी सेम होती है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसे तो एक ही तरह का होता है, इसके टाइप्स नहीं होते, लेकिन इसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। ये काफी सारे कंस्टिट्यूएंट्स तरह के रेडिएशन को अपने अंदर रखता है, जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस इन द ऑर्डर ऑफ सेम स्पीड और वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी वाले डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स रेडिएशन को एक साथ जब हम वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की ऑर्डर में अरेंज करते हैं हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उन्होंने कहा वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक से ज्यादा तरह के नहीं होते, ऐसा कोई प्रूफ नहीं हमारे पास है, लेकिन इनके कंस्टिट्यूएंट्स जो रेडिएशंस हैं सारी रेडिएशन की वेलोसिटी एक होती है और वो वेलोसिटी वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, आपको पता है, ठीक है। तो ये रेडिएशन भी उसी वेलोसिटी से प्रोपोगेट करते हैं, किस वेलोसिटी से, लाइट वाले 3 × 10⁸, ठीक है। इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, दो तरह की फील्ड है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूअसली, ये कहीं पर किसी सोर्स से जहां से निकलते हैं कंटिन्यूअसली इमिट होते हैं या कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब होते हैं। सो कंटिन्यूअस इमिशन और कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द सोर्स और इन द सोर्स, ठीक है। अब ये पोस्टुलेट्स हो गया, अब इसके बाद होते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में बात करेंगे, वन बाय वन थोड़ा देखते जाइए, ठीक है। दो तीन तरह के वर्ड यूज करते हैं हम लोग जो आप लोगों ने कभी पहले भी पढ़ा होगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रेडिएशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, हम उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव्स, दो कंसेक्यूटिव वेव के बीच का जो डिस्टेंस है हम उसको बोलते हैं वेवलेंथ। ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है हम इसको बोलते हैं वेवलेंथ। ये हमेशा ही वेव का लेंथ बताता है कि किस लेंथ के साथ वेव ट्रेवल कर रहा है। दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है वो थी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, ठीक है। ये कुछ टर्म्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी जिसको इंडिकेट करते हैं हम लोग न्यू से, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड या नंबर ऑफ वेव पर सेकंड, ठीक है। एक सेकंड के अंदर जो वेव है वो कितनी बार ट्रेवल करता है, इसका मतलब क्या है, देखिए इधर से वन ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, यहां से चलेगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रेस्ट्रम, और फिर यहां तक आएगा, ठीक है। तो एक मीन पोजीशन से दूसरी मीन पोजीशन तक जाना, ठीक है, एक बार अप और एक बार डाउन मिला करके हम इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन, हम इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। जैसे यहाँ पर मैंने सिर्फ दो ऑसिलेशन बनाए हैं, आप देख रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक वन ऑसिलेशन, यहां से लेकर यहां तक सेकंड ऑसिलेशन। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। द लेंथ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑसिलेशंस जो है वो होता है लैम्डा। नंबर ऑफ वेवलेंथ इन अ वन यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ वेवलेंथ कितना प्रोड्यूस होता है हम उसको बोलते हैं वेव नंबर, क्या बोलते हैं, वेव नंबर। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम द मीन पोजीशन कहलाता है एम्पलीट्यूड, और टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है,
यहां से लेकर के ऐसे चलेगा, ऐसे आएगा, तो इसमें कितना टाइम लगेगा? तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये 5 तरह के टर्म्स आपको पढ़ने चाहिए, जिसमें से वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा, ये तीनों इस टर्म पे, इस लेवल पे बार बार आएंगे, आपको सीखने चाहिए। ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाता हूं, वो भी देख लीजिए। कुछ दिखा रहा हूं, रिलेशन दिखा रहा हूं, देखिए। वेव लेंथ, वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के बीच में एक रिलेशन होता है। ठीक है, उसको ध्यान से देखिए। फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू जो होता है वो होता है लाइट की स्पीड अपॉन वेवलेंथ। द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज, कि हम दिखाते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है किसी भी रेडिएशन का, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो एक रिलेशन है वो होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लाइट की स्पीड अपॉन वेवलेंथ। दूसरा होता है 1/λ। ठीक है, वेव नंबर इसको बोलते हैं हम लोग वी बार। वी बार मतलब वेव नंबर। वेव नंबर मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, इसको डिफाइन हम लोग, मैंने भी बताया कैसे डिफाइन करेंगे। नंबर ऑफ वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड बाय द वेव इन अ 1 यूनिट लेंथ लाइक 1 मीटर इज कॉल्ड वेव नंबर। मतलब कितना वेव लेंथ, कितना वेव प्रोड्यूस हो रहा है एक यूनिट में, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि लैम्डा का रेसिप्रोकल होगा। एम्पलीट्यूड से क्या अंदाजा मिलता है? एम्पलीट्यूड से कोई भी जो वेव है कितनी एनर्जी लेकर ट्रेवल करता है, कितनी एनर्जी लेकर ट्रेवल करता है, कितनी इंटेंसिटी की एनर्जी लेकर ट्रेवल करता है, हम उसको एम्पलीट्यूड से पता लगा लेते हैं। और कोई भी वेव कितना टाइम लेगा ट्रेवल करने के लिए, वो टाइम पीरियड के हेल्प से पता करते हैं। फ्रीक्वेंसी हमेशा ही एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली। इसलिए अगर कोई भी वेव ज्यादा फ्रीक्वेंसी का है तो इसका मतलब उसके पास ज्यादा एनर्जी है। अगर कोई भी वेव ज्यादा फ्रीक्वेंसी का है तो इसका मतलब उसके पास ज्यादा एनर्जी है, जो कि आगे समय आने पर भी आपको बताया जाएगा। तो मैक्सवेल की जो थ्योरी है, इसमें हम लोग वेव नंबर, लैम्डा के बीच में रिलेशन, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा के बीच में रिलेशन, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो आइडिया था उन्होंने बताया। ये छोटी छोटी बातें उन्होंने बताई, और इसको कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिसमें फर्स्ट टाइम हम ये समझ पाए कि कोई भी जो बॉडी है, जो ऑसिलेटिंग बॉडी है, जो चार्ज पार्टिकल बॉडी है, जब एक्सीलरेट होगा तो वहां पे किस तरह का रेडिएशन इमिट होगा और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी को कैसे बताएंगे। साथ में ये समझिए, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है, मैंने क्या बोला, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस अंडर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होगा, लेकिन वो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स का होगा। मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ अगर अलग अलग है तो हम उसको अलग अलग रेंज का मानते हैं। एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, एग्जांपल के लिए आप देखिए कि अगर मैं जो है रेडिएशंस को वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज करूं, तो पहले आप ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा। तो यहां पर ये ठीक है, तो ध्यान देखिए, लेफ्ट से जब राइट की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और जब राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो रेडिएशन होता है, कौन सा रेडिएशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, वो है कॉस्मिक रेस। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन नहीं जाना गया है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है कॉस्मिक रेस। उसके बाद गामा रेज है, अल्फा बीटा गामा उसी रेंज में आते हैं। एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स,
रेडियो वेव होते हैं दो तरह के, नियर रेडियो वेव्स और फार होता है, ठीक है। आईआर भी दो तरह का होता है, नियर आईआर, फार आईआर। इसका मतलब होता है स्मॉल वेवलेंथ वाले आईआर को बोलते हैं नियर आईआर, लार्ज वेवलेंथ वाली आईआर को बोलते हैं क्या बोलते हैं, फार आईआर। रेडियो वेव को बाद में हम लोग आगे चल के टेलीविजन वेव भी बोलते हैं, टेलीविजन वेव। जितनी तरह के वायरलेस प्रोग्राम्स आप देखते हैं, चाहे ठीक है, वो सारे के सारे वायरलेस प्रोग्राम आपके रेडियो वेव्स के सिग्नल या टेलीविजन वेव्स के सिग्नल के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। ये वेवलेंथ कार्य है, तो आप समझ पा रहे होंगे। अब विजुअल में भी आपको पता है, विजुअल को भी आप 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट करते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि अगर व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाते हैं तो 7 डिफरेंट कलर्स में क्या होगा, वो स्प्लिट कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 डिफरेंट कलर में वो स्प्लिट कर रहा है, जिसको आप क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट से शुरू करेंगे तो यहाँ आएगा वायलेट। शुरू कहां से करेंगे, वायलेट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड विद प्योर वोल्टेज। आपने पढ़ा हुआ इसको, है ना। तो वायलेट से लेकर के रेड तक, वायलेट के बियॉन्ड वायलेट को बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, और बियॉन्ड रेड को बोलते हैं आईआर, इंफ्रारेड, ठीक है। तो रेड के आगे और वायलेट के पीछे अल्ट्रा वायलेट और आईआर उसी के नाम पे रखा हुआ है, एक रेडिएशन का नाम है। ये सारे कलेक्शंस को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, जो कि हम लोग अरेंज करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं आप, या इधर से बोलेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बोल सकते हैं। ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन बात ये है इन सब की, इन सारे रेडिएशंस की वैक्यूम में जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी ऑफ ऑल रेडिएशंस, जितने भी रेडिएशन देख रहे हैं सबकी वेलोसिटी क्या होती है, लाइट की वेलोसिटी होती है, ठीक है। लाइट की वेलोसिटी होती है, सबकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी बराबर होती है। लेकिन इन सबकी वेलोसिटी जो है वो वैक्यूम को छोड़ दिया जाए तो अलग अलग ऑब्जेक्ट में वेरी कर जाती है। अब वहां पे जो रेडिएशंस है वहां पे रिफ्रैक्शन डिसाइड करेगा कि वेलोसिटी कैसी होती है। वेलोसिटी वेरी करने का वजह वहां पे रिफ्रैक्शन है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट में वेवलेंथ वेरी करने की वजह से जो रेडिएशंस हैं वो अलग अलग रिफ्रैक्ट होते हैं। डिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन वेरी करता रहता है वेवलेंथ के वेरिएशन की वजह से या फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन की वजह से। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस की वजह से इनकी सबकी एनर्जी अलग अलग है, इनकी सबकी एनर्जी अलग अलग है। ये सब एक ही तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लेकिन इन सबकी एनर्जी क्या है, इनकी अलग अलग है, ठीक है। ये सारे जो इंफॉर्मेशन थे ये हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से क्या करते हैं, निकालते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस थ्योरी के आगे। एक छोटा सा डिस्कशन मैं चाह रहा था इससे पहले कि मैं आपको आगे बढ़ाऊं, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ें। मैं चाह रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से रिलेटेड ही आप एक और कॉन्सेप्ट को सीखें। हमेशा ही जो बॉडी, कभी भी जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करते हैं, जब रेडिएशन की बात करते हैं, तो आप दिमाग में पहले दो बातें बैठाइए। हमेशा ही हमारे चारों तरफ दो तरीके की चीजों से, दो तरीके से चीजों को हम लोग डिसाइड करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। पहला तरीका होता है कि उस पार्टिकल का, बॉडी का या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो चाहे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो, उसकी वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम क्या है, स्पीड क्या है, कहां पे पहुंचेगा कितने समय के बाद। दूसरा होता है उसका पोजीशन क्या है, मतलब कि पार्टिकल, वेव या रेडिएशन माइक्रोस्कोपिक हो चाहे मैक्रोस्कोपिक हो, उसका पोजीशन क्या है। हमेशा ही दो तरह के डिस्कशन हमेशा से ही रहे हैं किसी भी तरह के फिजिक्स में, जब भी हम डिस्कशन करते हैं वेव का, और वो है पोजीशन ऑफ द वेव और मोमेंटम ऑफ द वेव। मैं आपको बता दूं 17th सेंचुरी या 16th सेंचुरी की बात है, जब न्यूटन की थ्योरी थी, कॉर्पस्कल्स थ्योरी जिसको बोला गया। न्यूटन मानते थे कि लाइट या दूसरे जो भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं वो पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, और उसके बेसिस पर उन्होंने कॉर्पस्कल्स थ्योरी का एक थ्योरी दिया या कह लीजिए प्रपोज करा। आगे बढ़ा जब हम लोगों ने, हम 19th सेंचुरी में आए या 20th सेंचुरी में आए, तो काफी सारे जो साइंटिस्ट यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पे उन्होंने वेव नेचर का कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा काफी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो वेव नेचर से ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, अगर हम लाइट की प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन की बात करें,
लाइट की प्रॉपर्टी है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अभी आगे आएगा। लाइट की प्रॉपर्टी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट की प्रॉपर्टी है। ये सारी प्रॉपर्टी को अगर हम लोग डील करें तो वी कैन एक्सप्लेन ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थ्योरी, द कार्पसल थ्योरी। बट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये प्रॉपर्टीज जो है हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये प्रॉपर्टी वैसे केमिस्ट्री में नहीं है, फिजिक्स में आपको पढ़ना है, तो फिजिक्स में आप उसको पढ़िएगा कि डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जो प्रॉपर्टी है इसको हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये फिजिक्स में पढ़िएगा। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि एक ही तरह के रेडिएशन है, एक ही तरह का लाइट है, लेकिन उसमें जो 5 तरह की प्रॉपर्टी है, 6 तरह की प्रॉपर्टी हम उसकी पढ़ रहे हैं या उसका नेचर पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन है, कुछ जो है वो है वेव नेचर से एक्सप्लेन होता है। तो वो वेव नेचर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अब आया जब हम 19वीं सेंचुरी में एंटर कर रहे थे, तो हेनरी हर्ट्ज आ रहे हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैक्स प्लैंक, क्लार्क मैक्सवेल, डी ब्रोगलीज आ रहे हैं, हाइजेनबर्ग आएंगे, ये सारे लोगों ने वेव कॉन्सेप्ट को लेते हुए चीजों को एक्सप्लेन किया है। उसका पहला कॉन्सेप्ट आज हम लोगों ने सीखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या होती है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और प्लैंक्स की थ्योरी क्या होती है। फिर हम अल्बर्ट आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, आप इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं, जो कि मैंने अभी बोला भी है, कुछ पोस्टुलेट्स, डायग्राम्स, कुछ रिलेशंस और कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, वो आप काम करेंगे। एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम होगी तो हम उसको डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।